मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शर्जील उस्मानी को पुणे पुलिस के सामने पेश होने के लिए भी कहा है। दरअसल शर्जील उस्मानी ने हाल ही में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पुणे पुलिस के जरिए उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज करने की मांग की थी। वहीं याचिका में शर्जील उस्मानी ने यह भी कहा था कि सुनवाई लंबित होने की स्थिति में पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती कार्रवाई न करे, यानी पुलिस द्वारा बल प्रयोग न करे। इस सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि एल्गार परिषद का जनवरी में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें शर्जील उस्मानी ने भाषण दिया था। उन पर आरोप है कि उनके भाषण से दो संप्रदायों के बीच नफरत बढ़ सकती है। शर्जील के खिलाफ 2 फरवरी 2021 को पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कांकेर खेड़ा थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच शादी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे इलाके में हंगामा मच गया। कहा जाता है कि जब कुछ हिंदू संगठनों को पता चला कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की है, तो वे उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन ले गए और लड़के के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को शादी का लालच दिया था। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि लड़की वास्तव में नाबालिग थी या हिंदू संगठन इस संबंध में झूठ बोल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भले ही मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की हो, वीडियो के अनुसार शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई है। पुलिस ने हिंदू संगठन के आरोप के बाद जांच शुरू की है कि लड़की नाबालिग है या नहीं, लेकिन कहा कि जांच में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि लड़की नाबालिग हो। पुलिस ने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई तहरीरी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन यह वीडियो सामने आने के बाद जांच की जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी तमिलनाडु की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 12 तारीख को VMC चेन्नई में एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग दिनाकरन पार्टी में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 से 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिनाकरन के साथ चर्चा के बाद 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। जमीयत उलमाए हिंद के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद मजलिस आमला के प्रोग्राम से मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि देश के हालात मुसलमानों और दलितों के लिए बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि एक तरफ जहां संविधान और कानून की प्रभुत्व को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों और दलितों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत सदियों से अपनी धार्मिक तटस्थता के लिए जाना जाता है। धर्मनिरपेक्षता न केवल भारत की पहचान है, बल्कि इसके संविधान की भावना भी है। कोई भी विशेष धर्म और कोई विशेष विचारधारा इस देश में शासन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश किसी विशेष विचारधारा के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पर चलेगा या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलेगा। बीजेपी सरकार में जिस तरह से दलितों, अल्पसंख्यकों, लेखकों और महिलाओं के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जा रही है, उसकी ताज़ा उदाहरण मशहूर अदीब, लेखक और उर्दू विभाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अली अहमद फातिमी की है। प्रोफेसर फातिमी जिस घर में पिछले 32 सालों से रह रहे थे, उसे चंद घंटों के नोटिस पर गिरा दिया गया, जिसकी बिना पर अब उनके पास सर छिपाने की कोई जगह नहीं रह गई। आपको बता दें कि प्रोफेसर फातिमी के विरुद्ध आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, वो सच और न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। प्रोफेसर फातिमी के मकान गिराए जाने पर देश के लेखकों और प्रोफेसरों ने सख्त टिप्पणी की है। उन लोगों ने कहा कि अगर घर दोबारा नहीं बनता है तो हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे। अमेरिका में नई सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में जिन मुसलमानों को विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध नीति के तहत वीज़ा देने के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया था, अब बाइडेन सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की विवादास्पद इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 13 मुस्लिम देशों या मुस्लिम मेजॉरिटी देशों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब बाइडेन सरकार ने ये प्रतिबंध हटा लिया है। महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर प्रशासन सख्त हो गया है।
राज्य सरकार ने GR जारी किया है और शबे मेराज और शबे बारात के मद्देनजर सार्वजनिक समारोहों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि राज्य में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए इस साल महाराष्ट्र सरकार ने शबे मेराज और शबे बारात पर भीड़ को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और निर्धारित सीमा के भीतर मस्जिदों और कब्रिस्तानों में इबादत करने की अनुमति दी गई है। भारत ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर ब्रिटिश संसद में किसानों के विरोध के मुद्दे को उठाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार विदेश सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा एक लोकतांत्रिक देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप था। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों को वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को भारत में 100 दिनों से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में बहस हुई थी। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने का प्रयास करने वाले प्रवासियों की 2 नाव ट्यूनिस के समुद्र में डूबने से 39 लोगों की मौत हो गई और जबकि 165 लोगों को बचा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्यूनिशियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शरणार्थी इटली द्वीप के रास्ते में थे, लेकिन नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से 39 लोगों की मौत हो गई और 165 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 13 साल की बच्ची के पिता ने उसके साथ हुए कथित गैंग रेप के खिलाफ केस दर्ज कराया था और उसके 2 दिनों बाद ही बुधवार सुबह एक अस्पताल के बाहर पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। इस मामले में उसके ही गांव के 3 लोगों का नाम लिया गया है। मामले में 2 आरोपी दीपू यादव और सौरभ यादव के पिता यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कन्नौज जिले में तैनात हैं। मामले में एक तीसरे आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिवार का कहना है कि आरोपी का परिवार उन्हें केस फाइल किए जाने के बाद से ही लगातार धमका रहा था और पुलिस की भूमिका मामले में मिलीजुली है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गौरतलब है कि सूबे के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार शाम को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद से ही सीएम पद के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।